नदियां निकलती हैं बिल्कुल तिब्बत के पठार से। हाँ। 5 है या 7 है, हाँ। कुछ इस तरीके से। तिब्बत चीन के पास है। क्या कभी चीन उसको स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकता है? अब दो तरीके की बातें हैं, आगे भी इसमें है कुछ सवाल? नहीं, अभी तो इतनी है जब आप बात तो मैं क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी की कभी भी अगर कोई दिक्कत होती है, मतलब या तिब्बत को हम पे दबाव बनाना पड़ा चाइना को, तो वो उसको पानी को तिब्बत से निकलने वाली नदियों को, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उधर बर्मा भी है, उधर रशिया में भी नदी जाती है तिब्बत से निकलने वाली, और पाकिस्तान में भी जाती है, वो नीचे तक जाती है। तो तिब्बत अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए, चाइना अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए, क्या उनको कभी स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल कर सकता है? जिस तरीके से कि अभी फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में इजराइल वालों ने कहा, असली में कर सकता है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन और तिब्बत और चीन संदर्भ बिल्कुल भिन्न है। एक बहुत ही एक माइक्रो किस्म की ज्योग्राफी है, एक छोटा सा हिस्टोरिकल पैच जो है मिडिल ईस्ट में, वो विवाद का विषय उनके यहाँ बना है। उसी में एक छोटा सा इजराइल है और छोटा सा फिलिस्तीन है। आए दिन लड़ाई होती रहती है और आए दिन तनाव होते रहते हैं, दोनों ओर से स्ट्रगल, दोनों का अस्तित्व का सवाल है। जिन लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था, उनको अपना एक देश बनाना था, और ये लोग जो मुस्लिम वर्ल्ड के सब एक तरीके से छूटे हुए लोग हैं, फिर पैलेस्टाइन, उनके भी अस्तित्व का सवाल है। और ज़्यादा अच्छा ये होता कि दोनों देश बनते और दोनों का कोई एग्जिस्टेंस होता, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तिब्बत और चीन बिल्कुल एक भिन्न पद है। मैं वो संदर्भ कह रहा था कि जब उसने गाजा की पट्टी पे जो कि पानी वाला क्षेत्र है, उस पे जब से इजराइल ने कब्जा किया है, तब से फिलिस्तीनियों को ज्यादा दिक्कत है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पैलेस्टीनियंस और इजरायलियों की जिस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट है, सौभाग्य से हिंदुस्तान और चीन की कॉन्फ्लिक्ट उस लेवल की नहीं पहुंची है अभी तक। हालांकि हमारा 62 का वॉर हुआ, हमारी एक विडंबना और रही कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारी पॉलिटिक्स रही और उससे पहले जो कॉलोनियल लीगेसी रही, उसमें हम एक अर्थ में बड़े पराजित हो गए। हमने तिब्बत को बिना बात के चीन का मान लिया। और ये ब्रिटिश पीरियड में जो 1914 में जो पहला इनका, आपको पता होगा कि 1903 में लॉर्ड कर्जन के ज़माने में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में लासा पर हमला किया गया था। दैट वाज द एंड ऑफ, जिसको कहेंगे कि उस जमाने तक जो दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन था, तिब्बत की जो स्वायत्तता थी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन इनको पता चला कि इस हार्श क्लाइमेट में इनका अपने अंग्रेजों का वहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने सिर्फ अपने ट्रेड एग्रीमेंट किए एंड दे रिटर्न बैक। तब से वो चला। तो 12, 13, 14 में जब नक्शे बनने हुए, और जब आपने सुना होगा ना ये मैकमोहन लाइन, और उसके बाद इधर की दूसरी लाइन ये इनको सौंपा गया, तो ये हमारा नेपाल के तिब्बत के साथ हमारा बॉर्डर परिभाषित करें करके ये दो चीज़ें बनी। उसमें चाइनीज जो काउंटर पार्ट है वो नहीं आया, तिब्बत का कोई आया, और हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स गए, शिमला में हुआ, उसमें का एटलस अभी उपलब्ध है, जिसको हमारी ज़्यादातर लोग छुपा देते हैं उसको कि कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ उससे बाहर ना आ जाए। हमारी भारत सरकार ने भी तिब्बत और भारत के बॉर्डर संबंधी जितने मैप हैं वो सब अभी अंडरग्राउंड करके उनको पब्लिक नहीं कर पाते। और सर, जो जैसे प्रश्न अभी उसी विकास वाले प्रश्न पे आते हैं, तो हम कहते हैं कि विकास कैसा हो, जैसा अभी आपने जिक्र किया सर उसका, तो उसी विकास के क्रम में हम बोलते हैं कि उसमें सभी की सहभागिता हो। तो सर इसको कौन तय करे, कैसे पता चले कि किसकी कितनी सहभागिता होगी? आदिवासी अलग हैं, कृषि अलग है। ये सहभागिता वाले में फिर आता हूँ, इसको एक पूरा कर लूँ जो तिब्बत वाला ब्रीफ में करता हूँ जी। अब उसके बाद हुआ क्या कि हमारा बॉर्डर जो था कभी भी चीन के साथ नहीं था। ठीक है सर। इतनी सदियों से हमारा जो बॉर्डर था वो तिब्बत के साथ था जी। ठीक है कि नहीं? तो हमारा सौभाग्य था कि चीन और भारत जैसे दो महान देशों के बीच में तिब्बत जैसा बफर था, उसको गड़बड़ा करके हमने एकदम अपने बॉर्डर करीब ले आया। और इतनी बड़ा बॉर्डर, यानी पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर जो है, जो जिसमें बहुत लेस पॉपुलेशन वाला है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन वाला है, डिफिकल्ट टेरेन है, सियाचिन से लेके आप नॉर्दर्न म्यांमार तक देखिए, जिसमें यानी कि आप कल्पना कीजिए कि जो बजट का हिस्सा हमारा इसमें जा रहा है, खर्च हो रहा है सियाचिन से लेके वहाँ तक, वो कल्पना करिए कि भारत और पाकिस्तान का वो बजट अपनी शिक्षा में जाता, अपनी चिकित्सा में जाता, तो हम कहाँ होते? पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ह्यूमन इंडेक्स में कहाँ ऊपर होता है, ये देखने की बात है। लेकिन उसकी फुर्सत ही नहीं है। अभी हमारे यहाँ मुश्किल ये हो गई है कि
आपकी राजनीति के लिए जैसे युद्ध जरूरी हो गए इस तरीके का लगता है, आप कारगिल करो उसके बाद कोई दूसरा करो आदि आदि। लेकिन चीन जो है वो मामूली एंटिटी नहीं है, बहुत पावरफुल एंटिटी है, हालांकि वो अपने संकटों से भी जूझ रहा है। और मुझे बहुत बार ये लगता है कि चाइना के खिलाफ कहीं कभी रिवोल्ट जो होंगे सबसे बड़े वह नेपाल में होंगे, वो तिब्बत में होंगे और शिनजांग में होंगे, क्योंकि ये दो इलाके ऐसे हैं जो मूल हान लोगों के प्रभुत्व में नहीं है। एक जगह आपके शिया मुसलमानों का प्रभुत्व है जहाँ उगुए लोग रहते हैं, दूसरी ओर तिब्बतन नोमड से हैं जहाँ दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन बहुत पावरफुल है। बात तो इसकी कि उसका चित्र वहाँ बैन है, उसका इंस्टीट्यूशन अभी भी वहाँ बहुत सम्मानजनक तरीके 155 लोग अभी तक अपने को आग जला करके शहीद हो गए हैं वहाँ। उन्होंने प्रोटेस्ट का एक नया तरीका वहाँ गढ़ा है, सत्याग्रह का एक नया तरीका जिसमें अपनी जान दे रहे हैं, अब वो हमारे सामने आता है। जो तिब्बती लोग बाहर हैं वो उतना बड़ा स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। मैंने एक बार हिज होलीनेस दलाई लामा से हम लोगों की मुलाकात हुई तो मैंने तिब्बत की 2 बड़े दुर्लभ फोटो उनको दिखाई। मैंने कहा आज 2004 में जब तिब्बत में आपका फोटोग्राफ बैन है, आप देखिए एवरेस्ट के नॉर्थ स्लोप में इस मोनेस्ट्री में जो क्या बोलते हैं किसी रिम्पोचे के नाम की, गुरु रिम्पोचे के नाम की लेक है, पद्म संभव के नाम की लेक है, उसकी केव में मैंने कहा आपकी फोटो आज भी ताज़ा फोटो इंडिया से खींची गई होगी, स्मगल होकर वहाँ गई होगी। मैंने कहा आज भी वो लोग अपने अस्तित्व को रिस्क में लेके उन्होंने आपकी फोटो वहाँ लगा रखी है, इतना बड़ा सम्मान है। तो मैंने कहा जो तिब्बत के भीतर जो लोग हैं वो आज भी जबरदस्त स्ट्रगल कर रहे हैं। जो तिब्बती लोग तिब्बत से बाहर हैं वो ऑर्गेनाइज वे में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जान कहीं रिस्क में नहीं है, उनको समर्थन प्राप्त है अमेरिका का, यूरोप का, भारत का आदि आदि, तो माने वो उसको। तो इस तरीके से जो तिब्बत जो है बड़ा कठिन क्षेत्र है अभी। लेकिन जो बात असली पूछ रहे थे, क्योंकि विस्तार में जाने में हम अक्सर इधर उधर विषयांतर कर लेते हैं। तिब्बत बहुत ऊंचा इलाका है, मीन हाइट उसकी 11,000 10,000 से ऊपर है, कुछ पर्वत उसके जो हैं 25,000 तक चले जाते हैं। तो ये पूरे एशिया का सबसे ऊंचा इलाका है। अगर मीन हाइट भी निकाली जाए तो बहुत ऊंची है, 10,000 11,000। जैसे आप तिब्बत में जो 1700 किलोमीटर तक ब्रह्मपुत्र बहती है उसकी मीन हाइट निकालेंगे तो 10,000 से ऊपर जाती है, उतनी ऊंचाई पर वो नदी बहती है वहाँ। तो वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें से 4 नदियाँ तो इमीडिएट भारत की भाग्य विधाता है, जिनमें से एक इंडस आती है, उसके बाद दूसरी सतलज आती है, दोनों अरब सागर की तरफ जाती हैं। उसके बाद जो नदियाँ इधर से आती हैं उनमें कर्णाली है जो गंगा के सिस्टम में जाती है, जो अवध में जाके जो है सरयू बनती है, फिर बाद में घाघरा बन जाती है। एक जो ब्रह्मपुत्र है वो बहुत लंबा चक्कर लगा के आती है। फिर 2-3 नदियाँ नेपाल में आती हैं जो तिब्बत में जन्म लेती हैं, जैसे घोटकोशी, सुनकोशी जो एवरेस्ट के नॉर्थ का पानी लेके आती हैं। एवरेस्ट के नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो नदी आती है वो अरुण नदी है, वो अरुण नदी वहाँ का पानी लेके आती है। ये सब तिब्बत से आने वाली नदी। ये भारत यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि नॉर्थ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बनाने वाली, उसको रचने वाली, उसकी विविधता और उसकी उर्वरता को बनाए रखने वाली ये 4 नदियाँ हैं। यानी कि पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक का पूरा विस्तार इसमें आता है। लेकिन और नदियाँ भी वहाँ निकलती हैं। जो हमारा हिंदू कुश का इलाका है वहाँ से आमू दरिया निकलती है, वो कहीं किसी डिजर्ट में नॉर्थ एशिया में कहीं पर खो जाती है, वो बहुत बड़ी नदी है वो आमू दरिया। उधर की तरफ जो है ह्वांगो और यांग टिसिक्यांग, ये भी तिब्बत के पठार से जन्म लेते हैं। और म्यांमार की ओर आप देखेंगे कि इरावती नदी जाती है, सालविन नदी जाती है, 1-2 नदियां और जाती हैं। तो एक तरीके से आप अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एशिया को देखें तो एशिया की नदियों का ताना बाना तिब्बत के पठार से जन्म लेता है। ठीक, अब एक ये स्वाभाविक है कि कभी चाइना ब्लैकमेल तो नहीं कर सकता है करके जो बात आती है। अब बड़ी मजेदार बात है कि हमारा पाकिस्तान के साथ हमारा समझौता है इंडस ट्रीटी के रूप में नदियों के बारे में, यानी कि हम एक सर्टेन लेवल से आगे नहीं जा सकते हैं। जो डाउनस्ट्रीम नदियां हैं उनके पानी को हम किशन गंगा को लेके अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चली हुई है। उसके बाद फरक्का डैम को लेके हमारा बांग्लादेश के साथ समझौता है, ठीक है कि नहीं, हम एक सीमा तक ही छोड़ेंगे। हालांकि फरक्का इकोलॉजिकल डिजास्टर था, एक नदी को, बहती हुई नदी को आपने रोक दिया और उसके कारण उसकी फ्लडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फ्लड नदी का स्वभाव है। फ्लड अपने आप में कोई वो नहीं है। फ्लड को एक्सेलरेट तब करते हैं जब आप कैचमेंट में जंगलों को काटते हैं, लेकिन नॉर्मल फ्लड एक नदी का एनुअल स्वभाव है, बहुत स्वाभाविक है वो हर बरसात में, क्योंकि हम मानसून वाले में हैं। अब नेपाल के साथ हमारा कोशी की ट्रीटी है, हमारे यहाँ कोशी का बैराज बना हुआ है, तो उस पर कोशी एग्रीमेंट हमारा सन 62 में लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में, उसकी नेहरू जी की मृत्यु के बाद वो कोशी बैराज बना, उसकी ट्रीटी हुई।
सिर्फ एशिया में, भूटान के साथ भी हमारा समझौता है नदियों के बारे में, सिर्फ एशिया में चीन ऐसा है जिसके साथ हमारा कोई रिवर एग्रीमेंट नहीं है, और इतनी मेजर नदियां वहां से आती हैं। अब जैसे एक बार कोई व्यक्ति कह रहा था कि चीन ने वहां पर वो बना दिया है, डैम बना दिया है, और वो हमारे उनको तोड़ेगा, मतलब चीन के उसको बम डाल देना चाहिए भारत को, जैसा होता है ना बहुत बार कम समझदारी से जो लोग बोलते हैं। हमने कहा भाई हमारी ये सब नदियां तो तिब्बत से भारत में आ रही हैं, तुम अगर वहां जाके बम डाला होगे तो वो फाइनल फ्लड तो हमारे यहाँ होगा ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट होगा, तिब्बत में थोड़ी होगा, वहां तो बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। तो ऐसा करेगा नहीं चीन, ये मानने का कोई तर्क नहीं है। लेकिन उस रिसोर्स के यूज का है, अगर वो पूरी की पूरी नदी को डाइवर्ट कर रहा है, चीन की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और वो बोटलिंग का वो कर रहा है, मानसरोवर का पानी अब बोतल में आके बिकने लगा है वहाँ, उस पवित्र पानी को कोई भी लेगा जैसे गंगा के पानी को लेंगे, तो ये होगा कि पानी एज ए वेपन, पानी एज ए इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट, पानी एज ए इकोलॉजिकल एसेट, ये सब बहुत बड़ा रोल उसका अदा करने वाले हैं, क्योंकि अपस्ट्रीम उसका वहाँ पर है, नीचे को आने का हक वो नहीं, नेचुरल जो हक है डाउनस्ट्रीम का, उसको वो नहीं कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता है नॉर्मली। लेकिन अगर वो बड़ी एक्टिविटीज उन नदियों के किनारे करता है तो नीचे डाउनस्ट्रीम के लिए दिक्कत है अवश्य। और सर जो समावेशी वाला वो कर रहे थे कि सर लोगों की कितनी भागीदारी सर उसमें रहे विकास अब में, ये और इस तरीके का सवाल है कि अब ये समावेशी ऐसे लोगों के मुख से भी आजकल आ रहा है जो समावेशी आइडिया के बिल्कुल प्रतिपक्ष में है। समावेशी, आप जैसे थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, अपने समाज में आप दलित को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, अपने समाज में आप स्त्री को उसका सम्मानजनक स्थान देने के लिए तैयार नहीं है, अपने परिवार में आपका जो क्या बोलते हैं वो सुई है वो हर बार लड़के की तरफ घूम जाती है, ठीक है कि नहीं। तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप जहां जहां पॉसिबल है, जहां पर संभव है, वहां पर जब इस विवेक का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो समावेशी विकास का आप कहां से करें। तो समावेशी विकास जो आगे हमारी बातचीत होती है वो वही है कि नेचर के रिसोर्सेस का लूट न करके सिर्फ उसको सस्टेनेबल बनाने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप प्रकृति की हिफाजत करें, उसका इस्तेमाल करें। नेचर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो स्टैटिक फेनोमेना नहीं है, वो खाली रॉक नहीं है, इवन रॉक पर भी भीतर से मेटामॉर्फोसिस होता रहता है। समुद्र की जो सिल्ट थी, यानी कि टेक्सास सी के जमाने में जो मलबा था, जो सिल्ट थी हिमालय में, वो एक जमाने में रॉक बन गई, एक जमाने में जो जंगल धरती के भीतर चले गए थे वो कोयला बन गए, कहीं कहीं वो हाइड्रोकार्बन बन गए, ठीक है कि नहीं। यानी कि जिनको हम एक नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जिनको वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी एक मेटाबॉलिज्म, एक खास तरीके का केमिकल प्रोसेस उसमें भी चलता रहता है। लेकिन जो लिविंग फॉर्म्स हैं कम से कम, उनके बारे में हम कहेंगे कि उन लिविंग फॉर्म्स को बनाए रखने के साथ ह्यूमन सोसाइटी कितना और कैसे आगे बढ़ सकती है, यही वो बिंदु है जहां पर आप समावेशी विकास करें। समावेशी विकास में एक आइडिया जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का है वो इतना सीमित है कि हम सिर्फ मनुष्यों की बात करते हैं। कभी कभी हम उसमें स्त्री को ले आते हैं, दलित को ले आते हैं, जनजाति को ले आते हैं, या उसको ले आते हैं, ठीक। कल पूरे दिन में सिर्फ मनुष्य की बात हुई। हाँ, कल मनुष्य, बाकी के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य का एक जो लार्जर रोल इसके बाद है कि वह अन्य लाइफ फॉर्म्स के लिए गुंजाइश इस प्लेनेट पर रखता है कि नहीं रखता है, तब वो ट्रू अर्थ में समावेशी विकास होगा ना। ये वाला मनुष्य को शामिल करने वाला जो समावेशी विकास है वह चुनाव के लिए बहुत अच्छा है। सर बात ये, मुझे लगता है बात ये है कि अभी जो वर्तमान में जितनी भी व्यवस्थाएं बोली जाती हैं, चाहे वो पूंजीवाद हो या समाजवाद हो, वहां पर मनुष्य को ट्रस्टी के रूप में कभी लिया ही नहीं लिया गया। पूंजीवाद में मनुष्य को ऑनर के रूप में लिया गया कि सब कुछ इसके लिए है, और कथित समाजवाद में स्टेट को उसके लिए लिया गया जो कि मनुष्य के लिए काम करेगा। ह्यूमन सोसाइटी को कभी भी ट्रस्टी के रूप में लिया नहीं गया, और दिक्कतें इन लोगों के साथ यही है कि जब तक हम ट्रस्टी नहीं बनेंगे, और ट्रस्टी किसके बनेंगे, हम ट्रस्टी बनेंगे इन सभी चीजों के लिए जो कि हमसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई चीजें हैं, अलग नहीं है, तब तक हम विकल्प देने की बात सोच ही नहीं सकते। हम फिर कहीं कुछ चीजों पर उन्हें सहूलियतें दे सकते हैं लेकिन सिस्टम का विकल्प नहीं दे सकते। जो नीड और ग्रीड वाला जो गांधी जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, उसके इधर पूरी एक तरीके से वो छुपी हुई है। जैसे नेचर में भी बहुत बार डिस्ट्रक्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है,
नेचर में बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें 12 साल में ट्रेजेडी आती है। बांस का पूरा जंगल फूलता है, पूरा खत्म हो जाता है। फॉरेस्ट फायर बहुत बार ये होती है, बहुत इस तरीके से लाइट हो जाती है। तो नेचर के रिदम में भी ये बहुत जगह समाहित है। और जब से ये पृथ्वी बनी है तब से कितनी लाख बायो स्पीसीज जो हैं वो खत्म हो गई, जैसा बताते हैं। उसको देख के कभी डर भी लगता है कि अभी तो इतना बचा हुआ है जो हम देखते हैं। हम जो देखते हैं वो बहुत कम है। इसके भीतर जो जैसे जंगलों में छुपा हुआ है, समंदर में छुपा हुआ है, वो बहुत ज्यादा है। तो फिर भी जब वो जो डीप बहुत इस तरीके के इकोलॉजिस्ट हैं, जब वो बायोडाइवर्सिटी के क्षय का विवरण देते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये स्पीसीज नहीं 200 साल पहले ये स्पीसीज थी, आज खत्म हो गई है। डार्विन ने जहाँ अपना अध्ययन वो आइलैंड में किया था लैटिन अमेरिका में, वहाँ ये देखा था, आज उनमें ये खत्म हो गया है। अब उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना करके उसमें एक किसी भी तरीके के हस्तक्षेप को न करने का निर्णय लिया गया है आदि। नहीं, वो तो एक सीमित क्षेत्र की बात होगी। सीमित क्षेत्र की बात, लेकिन हम ये कह रहे हैं ना भाई अभी जो हमारे यहाँ कंजर्वेशन वाला जो सारा मामला चल रहा है वो तो अमेरिकन मॉडल पे चल रहा है कि आप एक सीमित क्षेत्र को वो कहते भी हैं कि वाइल्डरनेस वाला मामला है। तो आप एक सीमित क्षेत्र में वो वाइल्डरनेस पैदा कर दो और फिर सीमित क्षेत्र में वहां के लोगों को हटा के टूरिज्म। वही सर ट्रिकल डाउन थ्योरी जैसे हिमालय में तो हुआ ही है। हाँ, हिमालय में अभी क्या है, अगर मैं पूरे हिमालय की बात करूं तो पूरे देश में करीबन 4% ऐसा इलाका है जो प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत है। यानी कि उसमें नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स और इस तरीके के वो बनाए हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेशन से संचालित है। हमारे यहाँ भूटान, नेपाल, चाइना, तिब्बत में तो उन्होंने एवरेस्ट के इलाके में चोमोलोंगमा नेशनल नेचुरल प्रिजर्व बनाया है जो 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तराखंड का हमारा जो भूगोल है वो 52,000 स्क्वायर किलोमीटर है। हिमाचल से जरा सी छोटा एक नेशनल पार्क है। और उस नेशनल पार्क में उन्होंने एक बड़ा मजेदार एक्ट लगाया है, बड़ा इंटरेस्टिंग वाला एक्ट लगाया है कि इस चोमोलोंगमा एवरेस्ट का नाम है। चोमोलोंगमा का मतलब है मदर गॉडेस ऑफ अर्थ, जिसके नाम की वो पीक है। और उन्होंने फिर एवरेस्ट जो सर्वेयर जनरल था उसके नाम पर उस पीक को रखा। नेपाल वाले उसको सागर माथा बोलते हैं, सागर का माथा। यानी कि कभी वो सागर रहा होगा और फिर वो 33 से ऊपर खत्म हो गया तो ये टॉप चला गया तो उसको सागर माथा कहा गया। तो 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ चोमोलोंगमा नेशनल नेचुरल प्रिजर्व जो तिब्बत में है, उसमें उन्होंने माना है कि इस नेशनल पार्क के भीतर जो नेचर है उसका तो प्रिजर्वेशन है ही, लेकिन इसके भीतर जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसका जिम्मा भी हमारा हो। लेकिन इंडिया में नहीं मानते। इंडिया में जैसे नेशनल पार्क किसी को वो ले लेंगे तो उस नेशनल पार्क में ह्यूमंस को वो शामिल नहीं करते, सिर्फ उसमें वाइल्ड लाइफ को करते हैं। जैसे हमारे नंदा देवी नेशनल पार्क में हुआ है, जैसे मानस में हुआ है, जैसे कश्मीर में हमें। फिर उसके बाद तो वही होता है ना कि जैसे रामनगर वाला जो आपके तलाटी में है, ठीक है, अंदर नहीं है लेकिन बाहर तो तमाम तरीके के होटल, तमाम तरीके सब बना लिए हैं, गाड़ियां और वो सब, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो अंदर जाती है। उसका न सिर्फ वाइल्ड लाइफ पर असर होता है, उसका असर नदी पर होता है। नदी पर किसी भी नदी में उसकी क्षमता से ज्यादा अगर आप इनपुट करोगे, आउटर हिमालयन नदियां जितनी हमारी हैं, जो जिम कॉर्बेट पार्क में जो नदी आती है रामगंगा वेस्ट, वो नदी नॉन ग्लेशियल नदी है और बहुत बड़े एग्रीकल्चरल इलाके से आती है, बहुत बड़ी सिंचाई का काम करती है वो। उस नदी में आपने एक डैम बना दिया, उस डैम के कारण एक बहुत बड़ा रिजर्वर बन गया, तो वो अच्छा हुआ कि एक हैबिटाट बन गया जिसमें ये जो माइग्रेटरी बर्ड हैं वो भी आती हैं, मलेशिया से आती हैं, लौटते हुए भी वहाँ रहती हैं। लेकिन जो अब आपने होटल बिजनेस बनाई तो नदी पर इन्फ्लुएंस हो गया। नदी तक जो वाइल्ड लाइफ पानी पीने के लिए जाती थी, क्योंकि वो तो बोतल का पानी नहीं पी रही है, उसको तो नदी तक ही जाना है, तो कोसी नदी में जो पीने का पानी प्राप्त करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ जाती थी उसमें पूरा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, क्योंकि आपने पूरे नदी के किनारे होटल बना दिए। और हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई रेगुलेशन डेवलप नहीं हो पाया। ऐसा काजीरंगा में आप जाएंगे, आसाम में जो है काजीरंगा में बहुत बुरा हाल है। एक चाय का बगीचा है और दूसरी ओर जो है आपका हाईवे आ गया है, और गैंड बेचारे वो कभी बारिश के कारण परेशान है, कभी वहाँ पोचर आते हैं, उनके वो जो हॉर्न है उनकी शिकार के लिए उनको मारते ले जाते हैं। जिम कॉर्बेट में नेशनल पार्क के भीतर आए दिन जो है हाथी और बाघ रहते हैं, बल्कि जिम कॉर्बेट पार्क के बाहर जो बाघ हैं वो अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने कल एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो माइक डिफेक्टिव था तो वो हर जगह बात नहीं पहुंची। हमारे एक फॉरेस्ट अफसर ने कहा कि ये बाघ जो है जिम कॉर्बेट पार्क के भीतर के नहीं है, इन पर कोई कॉर्बेट टाइगर प्रोजेक्ट का कोई पैसा उन पर खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन वो बाघ सर्वाइव कर रहे हैं बेचारे बाहर भी, अभी मैनीटर भी नहीं बने हैं। तो उन बाघों के लिए उन्होंने एक शब्दावली इस्तेमाल की, ये बीपीएल बाघ है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन बाघ है, क्योंकि इनके लिए कोई सरकारी बजट खर्च नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारे बचे हुए हैं। ऐसा पूरे हिमालय में और जगह भी है। तो अब नेचुरल हैबिटाट जितना एक बाघ के लिए चाहिए वो आपके पास नहीं है। एक बाघ को 100 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी चाहिए जहां वो प्रे कर सके, जहां वो दौड़ सके। जिम कॉर्बेट पार्क में भी उतना नहीं है, लेकिन जिम कॉर्बेट पार्क में हिरन बहुत है,
नेचर ने किया क्या है, जो हार्डी स्पीशीज हैं उनका रिप्रोडक्शन कम किया है, 1 कब होगा या 2 कब होंगे आपको, लेकिन सुअर को और हिरन को 6 बच्चे अलाउ किए हुए हैं ताकि वो जल्दी पैदा हों और साल में 2 बार भी हो सकते हैं कभी कभी बच्चे इनके, या कम से कम 1.5 साल में 2 बार हो सकते हैं। तो ताकि वो आपके जो आपके मीट ईटर यानी कि इस तरीके से कोई बात जो वाले स्पीशीज हैं उनके लिए आपको जंगल में एक नेचुरल प्रे मिले, ये रखा गया है ताकि वो ह्यूमन उसमें इनक्रोच न करे। अब हमने बहुत जगह जो है जो जंगली जानवर थे उनका शिकार करके आदमी ने उसको खत्म कर दिया, यहाँ पर बाघ का हक था। अब आज हम जैसे टाइगर रिजर्व बना के फिर बाघ से ये कहें कि हे बाघ तुम शाकाहारी हो जाओ, तो ऐसा संभव नहीं है ना। उसको इतनी जल्दी अपनी फूड हैबिट बदलने के लिए तैयार नहीं होगी ना कोई स्पीशीज। आदमी को भी हंटिंग गैदरिंग से यहाँ तक आने में कितना समय लगा और इस फूड हैबिट को बदलने में कितना समय लगा, ये देखने की बात है। सर एक जो अंतिम प्रश्न जो विकास का था सर, उसमें कि हम कई बार ये बोलते हैं कि जो विकास की अवधारणा हो वो स्वयं के मतलब समाज से ही उठनी चाहिए, उस अवधारणा बाहर से नहीं थोपा जाना चाहिए। तो इसमें सर आप कितने सहमत हैं और ये इसको किस रूप में सर देखा जाना चाहिए कि आदिवासी स्वयं समाज करे, वो समाज कैसे तय करेगा कि विकास कैसा हो और सामंजस्य कैसे होगा? जैसे तो एक क्षेत्र में कई मॉडल हो जाएंगे उसी विकास के कि आदिवासी कुछ कह रहा है, दलित कुछ कह रहा है, पहाड़ पे कुछ कह रहे हैं या कुछ और, तो ऐसे अलग अलग मॉडल होंगे क्या? वो इंडिजिनस तैयार होंगे? असली में ये बहुत कठिन एक प्रश्न है, पता नहीं मैं इसके उत्तर देने लायक होगी भी नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि पृथ्वी की, दुनिया की और ये पूरा जो हमारा कॉस्मोस है उसकी जो फितरत है ना वो डाइवर्सिटी की है। आप चाहे न चाहें दुनिया को, पृथ्वी को, हिमालय को, इवन थार के डिजर्ट को आज प्रकृति ने बहुत ही डाइवर्स बनाया है और उस डाइवर्सिटी में ही उसका पूरा राग और रंग छुपा हुआ है। उसका पूरा उसका जो अस्तित्व है ना उस कोएग्जिस्टेंस में टिका हुआ है, जो उस भूगोल के अलग अलग जो घटक हैं उनके सह अस्तित्व को संभव बनाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये इसलिए ये मान के चलिए कि डाइवर्सिटी नेचर का एक स्वभाव है, वो मोनोकल्चरल नहीं होती है। कहीं कहीं हो सकती है, कहीं आपको सिर्फ पहाड़ या सिर्फ डिजर्ट या सिर्फ कोस्टल वो दिखेगा, वो अलग बात है, लेकिन उसका इंटररिलेशनशिप आगे पीछे के भूगोल से बड़े अंतरंग तरीके से होता है। इससे हिमालय अलग भी है, लेकिन हिमालय तिब्बत के प्लेटियो और इंडो गंजेटिक प्लेन से जुड़ा हुआ भी है। इन दोनों की कल्पना हिमालय के बिना नहीं कर सकते और हिमालय की कल्पना इन दोनों के बिना नहीं कर सकते, लेकिन हिमालय अलग भी है कुछ अर्थों में। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही थार का डिजर्ट देखिए आप, उसके बगल में इतनी बड़ी नदियों का इलाका है, इधर को गंगा यमुना का मैदान है, नीचे नर्मदा आती है, बीच में एक टेरिटरी ऐसी छोड़ी है जहां आपने डिजर्ट को भी विकसित कर दिया है। और कोई रातों रात नहीं हुआ है, कोई पंचवर्षीय योजना में नहीं बना है, एक नेचुरल फेनोमेना की तरह वो बना है। और डिजर्ट यही नहीं है, मध्य एशिया में भी अगर गोबी के मरुस्थल को देखेंगे तो इतना बड़ा मरुस्थल है। अगर आप वहाँ मिस्र वाली को देखेंगे, वहाँ का जबरदस्त मरुस्थल है, वो नीचे से नील नदी भी आ रही है, लेकिन मरुस्थल भी आपको उत्तर में मिलेगा। सर आपका एक अंतिम प्रश्न है, जो आपने कई पुस्तकें लिखी ली, जो सबसे फेमस पुस्तक है और जिसकी हर जगह चर्चा भी होती है, गिरदा की गीत, सर उसके बारे में कुछ बताएं सर। गिरदा असल में गिरदा हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं हिमालय के, चिपको आंदोलन के गायक रहे हैं। और गिरदा एक कवि थे, एक हिंदी में और हिंदी में लिखते थे, एक्टिविस्ट थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, फिल्मों में उन्होंने रोल अदा किया, थिएटर में रहे, तो डाइवर्स तो थे। लेकिन उनके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है, उनकी अपनी जीवनी इसमें तो नहीं है, लेकिन गिरदा पर जो हमने और ग्रंथ लिखे हैं, 2 बड़े वॉल्यूम हैं गिरदा की कविताओं के, नाटक भी लिखे उन्होंने, उसमें उनका जीवन आप कभी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहता हूँ उनके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है वो जन आंदोलन में शरीक हुआ है। जैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है, हम लोग तनख्वाह पा रहे हैं तो हम पढ़ाएंगे ही, और क्या करेंगे। आप पत्रकार हैं, लिख रहे हैं तो लिखेंगे ही, क्योंकि आप उसके लिए यू आर पेड फॉर दैट। लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐसी करते हैं जिसके लिए आप पेड नहीं है, जो आपके भीतर का जो सर्वश्रेष्ठ, आपके भीतर जो आदमी का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा बचा हुआ है, उसका एक्सप्रेशन जो है वो उन इंडिपेंडेंट स्वायत्त कारनामों में अभिव्यक्ति में आता है, जिसके लिए आपको पे नहीं दिया जाता है, जो आप अपने पेट के लिए या रोटी के लिए कर रहे हैं, जो आप अपने एक ह्यूमन कंसर्न के लिए कर रहे हैं। तो गिरदा 67 सन में नैनीताल में आए और 10 साल बाद जब चिपको आंदोलन चल रहा था, 74 में जब लीलानिया शहीद हो रही थी, हम लोग स्टूडेंट थे, उसमें गिरदा जरा सी कतराए। उन्होंने कहा था कि मैं एक्टिविस्ट नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि कलाकार हैं, सिगरेट पीते हैं और क्या बोलते हैं, संगीत रचते हैं, ड्रामा उसमें जाते हैं, तो जो एक कलाकार की जिस तरीके की एक जीवन शैली होती है, उस सब से वो उस सब में इन्वॉल्व थे। लेकिन 77 में ऐसा हुआ कि धारा 144 नैनीताल में लग गई, 27
28 नवंबर 1977 को नैनीताल में नीलामी जंगलों की होनी थी। चारों तरफ पुलिस थी, फ्लैग मार्च कर दिया गया था, धारा 144 थी, हम लोग के नाम वारंट थे। मेरे लिए बड़ा संकट ये था कि उसी समय मेरी यूनिवर्सिटी की सर्विस का प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ था। अब हम लोग अंडरग्राउंड थे, तो बहुत बड़ा संकट था, क्या करें, किस तरीके से प्रोटेस्ट करें। हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि जंगलों की नीलामी स्थगित हो जाए, हमारा लक्ष्य ये था कि हमारी प्रोटेस्ट क्लॉज हो जाए, कि लोगों ने विरोध किया। लोग सफल नहीं हुए, ये इसका महत्व नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने विरोध को दर्ज किया था, ये दुनिया के सामने बिल्कुल आना चाहिए करके। अब बाकी हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि धारा 144 में आपको निकलते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो रात में हम लोगों को ख्याल आया कि 1920-25 के दौर में जब हमारे यहाँ जंगल सत्याग्रह चल रहा था ब्रिटिश पीरियड में, जिसका मैंने कल जिक्र किया था, नहीं कल मैंने परसों देहरादून के भाग में मैंने जिक्र किया था, कि 3000 स्क्वायर माइल जंगल जो लोगों से लेकर रिजर्व फॉरेस्ट अंग्रेजों ने बना दिया था, वो जंगल सत्याग्रह के कारण वापस दिया अंग्रेज सरकार ने। तो गांधी जी ने इसी आंदोलन को, इसी बिगाड़ और जंगलात के आंदोलन को उस जमाने में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा था। उस जगह को देखने के लिए गए थे गांधी जी सन 29 में, बागेश्वर गए थे, आपको पता होगा, जून के महीने में। और लौटने के बाद गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। लोगों को अंदाज नहीं आया कि अभी तो भारत में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कौन सा है। जब लोगों ने यंग इंडिया को पढ़ा तो उन्होंने सन 1921 के उत्तराखंड की कुली बिगाड़ और जंगलात के आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि बिना रक्तपात के इतनी बड़ी उपलब्धि के लोगों ने की। उनको गांधी जी को बार बार कहा जा रहा था 18, 19, 20 में कि आप वहाँ आइए, लोग बात कीजिए। गांधी कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ इस देश में। आप कुमाऊं के भाइयों से कहना, बहनों से कहना कि कुली बेगार नहीं देना होता है और जंगलात के हक हकूक प्राप्त करने होंगे, ये कहना आपसे, लेकिन आ नहीं पाए। वो 29 सन में गए, वो उसमें वो लंबा उनका वो था, तो उन्होंने ये जिक्र किया। तो बात हमारी चल रही थी उसकी जी, गिरदा की। अब ये हुआ कि उस आंदोलन जो 2021 में जो सफल हुआ आंदोलन, उस आंदोलन के बाद गोरदा नामक एक कवि थे हमारे, गौरी दत्त पांडे, उन्होंने वृक्षण को विलाप करके एक कविता लिखी थी, जो 26 सन में, 26 शायद वो 21-22 में उन्होंने लिख दी थी। 26 सन में अल्मोड़ा से निकलने वाली शक्ति अखबार में वो छपी थी, और उस कविता का शीर्षक था वृक्षण को विलाप, वृक्षों का विलाप, वृक्षों का प्रलाप। अंग्रेजी ट्रांसलेशन हमने उसका करवाया था, क्राई ऑफ द ट्रीज। उसमें एक पेड़ अपना बखान करता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों उखाड़ रहे हो, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तुम्हारी हर चीज मेरे से बनी हुई है, तुम्हारा पानी मुझसे जुड़ा है, तुम्हारा इवन तुम मरते हो तो तुम्हारी जो वो शव यात्रा होती है वो मेरे पर होती है, तुम जलाए जाते हो तो मुझसे जलाए जाते हो, तुम बैठते हो तो कुर्सी मेरी बनी होती है, तुम राजा के रूप में सिंहासन में जाते हो तो वहां मैं हूँ, चारपाई मेरी बनी हुई है, ठीक, मंदिर में तुम मेरा इस्तेमाल करते हो, जड़ी बूटी मुझसे आती है। वो एक इकोलॉजिकल कविता है। जब मुरारजी देसाई ने 77 में उसको दिल्ली में सुना, तो मुरारजी देसाई ने गांधी पीस फाउंडेशन में ये कहा बताते हैं कि जिसने गोरदा की इस कविता को सुन लिया उसको इसको आत्मसात करना चाहिए और इकोलॉजी पर कोई भाषण नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्टीमेट बातें कह दी गई हैं और 80 साल पहले कह दी गई हैं, ये कहा था। तो ये कविता हमें याद आएगी। हम 77 के 26 और 27 नवंबर की बात कर रहे हैं, 1977 की। इसकी भूमिका पढ़ना तुम, जो मैंने छोटी पुस्तिका दी है। तो गिरदा ने कहा कि उस किताब को मंगाओ। हमने अपने घर किसी दूत को भेज करके अपने यहाँ वो गोरदा वाली किताब मंगाई, उसमें से उस कविता को उतारा। उन दिनों जीरोक्स वगैरह कम होती थी, तो उतार के अब हुआ कि गिरदा ने उसमें 2 लाइनें जोड़ी। आज हिमाल तुमन का धत्यो छो, जागो जागो ओ मेरा लाल। हे हिमाल, आज हिमालय तो आपका आह्वान करता है कि जागो मेरे बेटो, मेरी बेटियों, जागो, नी कर दिया लो हमारी नीलामी, नी कर दिया लो हमारा उल्लाह। और हिमालय कह रहा है और पेड़ कह रहे हैं कि हमारी नीलामी मत करना, हमारा हलाल मत करना। ये उसकी 2 लाइनें जोड़ दी। बकाया गोरदा की वही कविता थी जो पहले से थी। अब रात में हमने रिहर्सल करी। हुड़का एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है डमरू जैसा, लेकिन वो डमरू से जरा भिन्न होता है। जो गली में रस्सी उसकी होती है, वो उसकी नेक को कंट्रोल करती है और उसका रिद्म आता है। और जो वाद्य यंत्र होते हैं वो खाल के बने होते हैं, स्किन के बने होते हैं। ये आंत का बना होता है। तो बकरी की जो आंत होती है, बड़ी आंत, उससे इसका पूड़ा बनता है जिसको बजाया जाता है। तो बहुत ही फ्रेजाइल इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है। और वो मैकेनिज्म उसका कंधे में है, वो कसता है तो द्वांग आएगी, अगर वो ढीला होगा तो फिर वो दूसरी तरीके की आवाज आएगी, ज्यादा कसेंगे तो मेटलिक आवाज आएगी। सर, जैसा आपने अभी कहा कि हमारा जो मकसद था जब वो मूवमेंट चल रही थी आंदोलन, कि हम अपना विरोध कम से कम लोगों के सामने रखें,
तो सर पर्यावरण के मुद्दों को ले लें, कोई भी मुद्दों को ले लें, उसके लिए कई बार हार भी उतनी ही मायने रखती है। तो पर्यावरण के मुद्दों के संदर्भ में बिल्कुल, लेकिन ये मैं पूरा करके इस पर आता हूँ। तो जब हम दूसरे दिन वहां से प्रकट होके उसको हुए, तो इस गाने को नैनीताल शहर, जिसका चिपको आनंद से कोई लेना देना नहीं था, हम लोग जरूर वहां थे, पूरे शहर को उसने इन्वॉल्व कर लिया। जब हम लोग अरेस्ट हुए, पूरे ग्रुप को अरेस्ट करके हल्द्वानी ले जाया गया, लोगों ने उसको देखा, स्टूडेंट उसमें आए, बाद में आगजनी भी हो गई, पुलिस के घेरे में, पीएससी के घेरे में आग भी लगी। कुछ लोग कहते हैं कि वो उन्होंने ही लगवाई वगैरह वगैरह। और उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ इन घटनाओं का कि 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, 1000 मीटर से ऊपर हरे कटान पर रोक लगी। उसके अलावा जो स्टार पेपर मिल और अन्य मिलों को जो बहुत ही मिट्टी के भाव जो जंगलों की लीज दे दी गई थी, वो सब कैंसिल कर दी गई। इतने बड़े परिणाम निकले, और भी परिणाम निकले, उनके विस्तार में अभी नहीं जाते। तो वो प्रोटेस्ट एक तरीके से हमारी लॉज हो गई, ठीक। और लॉज होने का एक परिणाम ये निकला कि हमें पहली बार ये लगा कि आपको अपने जो सांस्कृतिक हथियार हैं उनको आपको अपने ही समाज से ढूंढना पड़ेगा। तो हमें पहली बार लगा कि 80 साल पहले, 70 साल पहले गोरदा ने जो कविता लिखी, वो 70 साल बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में, डेमोक्रेटिक इंडिया में एक अस्त्र बन सकती है। ये 1977 में हमें लगा। एक बाजा और एक गीत, एक कुछ लोगों के द्वारा गाया गया उसका कोरस जो है, उसकी इतनी बड़ी अपील गई जिसकी बंदूक की और बम की अपील नहीं जा सकती। एक चीज और मैं बात करना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि कभी कभी नेचर भी अपने आप को बदलता है। मुझे लगता है कि नेचर का जो बदलने का प्रोसेस है वो बहुत बड़ा है। वो कई बार हमारी जिंदगी में होता भी है और कई बार नहीं होता। लेकिन अभी तक एनवायरमेंटल हिस्ट्री पे बहुत कम काम हुआ है। एक इरफान हबीब की किताब आई है, एक रामचंद्र गुहा की द फिशर लैंड करके किताब आई। इस पे काम क्यों नहीं हुआ, या अगर हुआ है तो आप हम लोगों को बताइएगा कि इस पे ये बढ़िया काम हुआ है। और इसी में मैं एक बात जोड़ दूं कि सर आप तो स्वयं ही इसी के अंदर इन्वायरमेंटल हिस्टोरियन और सर उसमें रहे हैं। असली में मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लार्जर डिसिप्लिन है। जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री कहते हैं तो बड़ा सिंपल हो जाता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री कहते हैं तो हमारे मन में होता है कि एग्रीकल्चर होगा, ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा, इंडस्ट्री होगी, फलाना होगा, टैक्सेशन होगा, ये होगा, व्यापार होगा, बार्टर होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा। ऐसी जब हम सोशल हिस्ट्री कहते हैं तो ये होगा, क्लान होंगे, एथनिक ग्रुप होंगे, स्ट्रेटिफिकेशन होगा, जातियाँ होंगी, वगैरह वगैरह। क्लास स्ट्रगल वाला इकोनॉमिक हिस्ट्री होगा तो ये होगा, क्लासेस होंगे, वर्किंग क्लास होगा, पीजेंट्री होगी, फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, वो होंगे, ये होंगे। जब हम